एक खोजकर्ताओं की टीम गुफा में प्रवेश करती है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक विशाल खाई मिलती है। वे नीचे उतरना शुरू करते हैं और इस दौरान उनके आसपास तितली जैसी दिखने वाली एक उड़ने वाली जीव दिखाई देती है। आखिरकार वे बर्फीले प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं जिसके बीच में एक और खाई होती है। वे उसमें भी नीचे उतरते हैं और एक अनजानी गुफा तक पहुंचते हैं जो अजीब जीवाश्मों से भरी हुई होती है। कुछ देर घूमने के बाद उन्हें एक एग्जिट मिलता है जो उन्हें उस पहाड़ के बिल्कुल विपरीत दिशा वाले पहाड़ तक ले जाता है जहाँ से वे अंदर आए थे। वहाँ प्रोफेसर यांग हुबाई को बताते हैं कि कथाओं के अनुसार इसी इलाके में किसी प्राचीन राज्य का द्वार मौजूद है जो एक गुप्त सरकार का हिस्सा था। दूसरे सैनिक उन्हें एक बेहद महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं। उन्हें बर्फ पर एक बहुत बड़ा पंजे का निशान मिलता है। जब हान और बाकी टीम पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा लगाने में व्यस्त होते हैं तब प्रोफेसर यांग और उनके आदमी उन पंजों के निशानों का पीछा करना शुरू करते हैं ताकि उस जीव को ढूंढ सके जिसने उन्हें छोड़ा है। वो जीव वास्तव में पास ही होता है, लेकिन सबसे पहले उन्हें वही छोटे उड़ने वाले जीव दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने गुफा में देखा था। अब ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे तितली जैसे नहीं बल्कि अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब वे एक सैनिक की बाह पर बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक सैनिक उन्हें अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है और ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है। वो अचानक नीली आग में जलने लगता है और कुछ ही सेकंड में उसकी सिर्फ हड्डियां बचती है। जल्द ही वे चमगादड़ों से घिर जाते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग आग में जलकर मर जाते हैं। गोलियों की आवाज उस विशाल जीव को डरा देती है और वो भागने लगता है, लेकिन उसके भारी शरीर के अचानक मुड़ने से बर्फ गिरने लगती है। पूरा दल पहाड़ से नीचे भागने लगता है जबकि बर्फ कई सैनिकों को निगल जाती है, लेकिन एक जगह आकर वे रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक गहरी खाई होती है। उनके पास कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कूदने से पहले प्रोफेसर यांग बाई और अपनी बेटी को एक रस्सी से बांध देते हैं। दोनों नीचे गिरते हैं और उनकी रस्सी बर्फ के एक टुकड़े में फंस जाती है। कुछ देर तक झूलने के बाद घर्षण से रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। वे किसी तरह से बच जाते हैं। अब केवल 4 लोग बचे होते हैं। वे जितना संभव हो सके सामान इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्द ही उन्हें एक विशाल गुफा मिलती है जिसके अंदर एक ऊंचा टावर होता है और उसके चारों ओर इमारतों के खंडहर होते हैं। प्रोफेसर यांग इसे कुनलुन का पवित्र महल कहते हैं। कहा जाता है कि इस टावर की 9 मंजिलें हैं जिनमें दानवीय जीवों को कैद किया गया है। यही वो चीज है जिसकी प्रोफेसर यांग इतने समय से तलाश कर रहे थे। वो सम्मान में घुटनों के बल बैठ जाते हैं और एक वेदी जैसी जगह पर रखी मोमबत्ती जलाते हैं। तुरंत एक लंबी और डरावनी लौ उठती है जिससे चमगादड़ों का झुंड प्रकट हो जाता है और पूरा टावर लाल रोशनी से घिर जाता है। प्रोफेसर यांग को विश्वास होता है कि हुबाई और उनकी बेटी ही इस टावर का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वो उन्हें आगे भेजते हैं। जब दोनों हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते हैं तो प्रोफेसर की बात सच साबित होती है। दरवाजा खुलने लगता है और चमकने लगता है। टावर के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है जो अनगिनत आत्माओं को बुलाती है और पूरा कमरा उनसे भर जाता है। लेकिन तभी कांग सन मोमबत्ती बुझा देता है क्योंकि उसे शैतान के द्वार खोलने का विचार पसंद नहीं आता। गुफा टूटने लगती है, इसलिए समूह जल्दी से वहाँ से भागता है इससे पहले कि पत्थर या चमगादड़ उन्हें पकड़ ले। कांग सन खुद को बलिदान कर देता है और पीछे रुककर चमगादड़ों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। नीली आग में जलकर उसकी मौत हो जाती है और उसके शरीर के फटने से कई चमगादड़ भी मर जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चमगादड़ बचे होते हैं और वे बाकी 3 लोगों का पीछा करते हैं। उन्हें एक एग्जिट मिलता है, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। वो रास्ता उन्हें एक ऊंची चट्टान तक ले जाता है जिसके पीछे एक झरना होता है। चमगादड़ उन तक पहुंच जाते हैं और जब वो बाई मशाल से उन्हें भगाने की कोशिश करता है तब वे उसके कंधे को काट लेते हैं। यांग पिंग उसे धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है ताकि आग बुझ जाए और फिर वो और उसके पिता भी कूद जाते हैं, लेकिन तभी एक और विशाल डायनासोर जैसे दिखने वाला जीव अचानक प्रकट होता है। वो यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे दूर लेकर चला जाता है। हुबाई किसी तरह पानी से बाहर निकलता है और बेस कैंप पर वापस लौट आता है। वहाँ उसका इलाज किया जाता है और उसे बताया जाता है कि इस मिशन से वो अकेला ही वहाँ से जिंदा लौटा है, बाकी सब मर चुके हैं। वो इस जिंदगी को छोड़कर घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन ट्रेन में सफर करते समय उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे कांग सन उसके साथ बैठा हो। जब वो भ्रम गायब हो जाता है तो वो खुद को और भी खाली महसूस करता है। हुबाई गांव के पास एक छोटे रेलवे स्टेशन पर उतरता है जहां उसका नया मालिक मिस्टर वांग उसे लेने आता है। उसे ये नहीं पता होता कि अधिकारी हान और वैज्ञानिक चेन डोंग उसकी तलाश कर रहे हैं। अब साल 1982 है और हुबाई मिस्टर वांग की लाइब्रेरी में काम करना शुरू कर देता है। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते समय हुबाई को प्रोफेसर यांग के रिसर्च से जुड़ी एक किताब मिलती है जिसमें दानव टावर की तस्वीर भी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उस टावर को खोलना हमेशा से प्रोफेसर यांग का लक्ष्य था। उन्हें पहले से पता था कि हुबाई और यांग पिंग ही उसे खोल सकते हैं, इसलिए वो हमेशा उन्हें साथ और सुरक्षित रखने की कोशिश करते रहे। इसी बीच खोजकर्ताओं को एक ताबूत मिलता है जिसके अंदर एक जीवित महिला होती है। वो बिल्कुल यांग पिंग जैसी दिखती है, लेकिन खुद को शर्ली कहती है। उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां होती हैं जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर पाती, लेकिन उसे यांग पिंग की कोई याद नहीं होती, इसलिए फिलहाल उसे बंद रखकर निगरानी में रखा जाता है और उसका इलाज किया जाता है। उधर हुबाई को लाइब्रेरी में लगातार प्रोफेसर यांग की किताबें मिलती रहती है जिनके कुछ पन्नों पर खास निशान बने होते हैं। वो इन कथाओं के प्रति जुनूनी हो जाता है और महीनों तक उनका अध्ययन करता रहता है। धीरे धीरे वो इनके पीछे की असली कहानी समझने लगता है। कभी दानवों की दुनिया से आए मानव जैसे जीवों की एक जाति हुआ करती थी जिनके पूर्वज शनि ग्रह से आए थे। वे दानव और इंसान दोनों की संतान माने जाते थे और वही टावर उनकी विरासत था। कहा जाता था कि उस टावर की रक्षा करने के लिए संरक्षक मौजूद थे, लेकिन 10,000 साल पहले ये जाति पृथ्वी से गायब हो गई क्योंकि इंसानों ने आखिरकार दानवों के नियंत्रण से खुद को मुक्त कर लिया था। फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब हुबाई को नहीं मिल रहा था, जैसे कि वो और यांग पिंग टावर क्यों खोल सकते थे, प्रोफेसर उसे खोलना क्यों चाहते थे और उसे ये सारी किताबें भेज कौन रहा था। दूसरी तरफ अधिकारियों को प्रोफेसर यांग एक गुफा के अंदर जीवित मिलते हैं और वे उन्हें अपने साथ ले आते हैं। अधिकारी उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं।
इसी दौरान पश्चिमी चीन में ऑयल सिटी पर रहस्यमय विशाल जीव हमला कर देते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं और पीछे सिर्फ खंडहर छोड़ जाते हैं। प्रोफेसर यांग हान से कहते हैं कि ये सब टावर खुलने का परिणाम होना चाहिए, इसलिए वो उस इलाके की जांच करने निकल पड़ते हैं। ये घटना मानो हु बाई के कंधे के निशान को भी जगा देती है और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो सिस्टम में उसकी लोकेशन दर्ज हो जाती है, जिससे हान को उसका पता चल जाता है। एक दोपहर उसके कंधे का दर्द इतना बढ़ जाता है कि अचानक उसकी पीठ में आग लग जाती है। इसके साथ ही उसके अंदर शक्तियां भी जागने लगती है और लाइब्रेरी का हर सामान हवा में तैरने लगता है। तभी मिस्टर वांग वहां पहुंचते हैं। वे इस घटना को बिल्कुल सामान्य तरीके से लेते हैं और समझाते हैं कि चमगादड़ों के हमले के कारण हु बाई का खून एक दानवीय शक्ति से संक्रमित हो चुका है। ये शक्ति उसे ताकत तो देती है, लेकिन उसे नरक की ओर भी खींच सकती है। हु बाई समझ नहीं पाता कि मिस्टर वांग को ये सब कैसे पता है। तभी मिस्टर वांग अपनी शक्तियों का उपयोग करके लाइब्रेरी को एक पुराने मकबरे में बदल देते हैं और बताते हैं कि वेसु लिन राष्ट्र के राजकुमार यी के रक्षक है। वहाँ अन्य रक्षक आत्माएं भी मौजूद होती है, ठीक वैसे ही जैसे टावर में थी, जिनमें कांग संग की आत्मा भी शामिल होती है। मिस्टर वांग बताते हैं कि राजकुमार यी हु बाई के पूर्वज थे। उन्हीं ने उस तकनीकी रूप से उन्नत दानव जाति के खिलाफ मानता का नेतृत्व किया था, जिसने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया था। राजकुमार यी ने अपने शरीर का उपयोग करके टावर को सील किया था। इसके बाद ज्यादातर दानव पृथ्वी छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ ने इंसानों का रूप धारण कर लिया और यहाँ तक कि इंसानों से विवाह भी कर लिया। वे हु बाई को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो उसी वंश का है और केवल वही टावर को फिर से खोल सकता है और दानवों को आजाद कर सकता है। दूसरी तरफ अधिकारी ये जानकर गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी टीम फिर से प्रोफेसर यांग को खो चुकी है, लेकिन तभी एक खबर उनका मूड बदल देती है। शर्ली होश में आ चुकी होती है और दावा करती है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। अब वो हु बाई के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढना चाहती है। हान लाइब्रेरी में जाकर बाई को भर्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछली यात्रा में इतनी मौतें देखने के बाद वो फिर से इस काम में लौटने से इनकार कर देता है। हालांकि जब उसे शर्ली के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपना फैसला बदल देता है, क्योंकि वह यांग पिंग को बहुत याद करता है। मिस्टर वांग को लगता है कि उसका जाना खतरनाक है, क्योंकि दानव उसे पकड़कर टावर दोबारा खुलवाना चाहते हैं। लेकिन हु बाई ये समझना चाहता है कि यांग पिंग आखिर वापस कैसे जिंदा हुई और अब जानवरों की आत्माएं राजकुमार के मकबरे पर भी हमला कर रही है, इसलिए इस समस्या को उसकी जड़ से खत्म करना जरूरी हो चुका है। हु बाई वांग काइशुआन के साथ लाइब्रेरी छोड़ देता है, जो उसकी मदद करना चाहता है। वे उत्तरी चीन की यात्रा करते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात शर्ली से होती है। उसे देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। फिर वे लोग आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। टीम ऊँटों की मदद से रेगिस्तान पार करना शुरू करती है। कुछ दिनों तक सब शांत रहता है, लेकिन अचानक वे एक भयंकर रेत के तूफान में फंस जाते हैं। वे जितनी तेजी से हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ दूर बाद तूफान उनका पीछा करना बंद कर देता है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि रेत का तूफान उनका पीछा इसलिए बंद कर देता है क्योंकि वे एक अदृश्य शक्तिढाल को पार कर चुके होते हैं, जो तूफान को बाहर ही रोक देती है। इसी तरह वे ऑयल सिटी के खंडहरों में प्रवेश कर जाते हैं। जब वे एक सुरक्षित जगह पर उतरते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भागने के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को खो दिया है। उधर दूसरा समूह अभी भी रेगिस्तान के बीच फंसा होता है। वे दूर दिखाई दे रहे एक कुएं की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उन पर एक दानवीय जीव हमला कर देता है। दानव एक सैनिक को मार देता है, जबकि बाकी लोग कुएं तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक दूसरा दानव मिल जाता है। वो दानव लगभग सभी लोगों को मार देता है। केवल वांग काइशुआन और उसका एक दोस्त बच पाते हैं। उन्हें वहां एक साइकिल मिलती है और वे उसी से ऑयल सिटी पहुंचने की कोशिश करते हैं। उधर दूसरी टीम शहर में घूम रही होती है और उन्हें हर तरफ सिर्फ खंडहर और लाशें ही दिखाई देती है। दानवों के बारे में सुनकर हु बाई वहां से निकल जाना चाहता है ताकि पहाड़ों वाली पिछली घटना की तरह फिर से नरसंहार न हो। तभी दानव उन तक पहुंच जाते हैं और पूरी टीम को लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता है। वे हथियार उठाकर पहले दानव पर गोलियां चलाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे मार दिया है, इसलिए वे दूसरे दानव के पीछे भागते हैं। जब बाकी टीम दानवों से लड़ रही होती है, तभी शर्ली भागकर एक छोड़े हुए स्कूल में चली जाती है। हु बाई उसका पीछा करता है। अंदर उसे छत से लटकी हुई कई लाशें दिखाई देती है और जमीन में एक गड्ढा मिलता है। वो उसमें उतर जाता है, जो उसे राजकुमार के मकबरे तक ले जाती है। वहाँ एक दानव पहले से मौजूद होता है। वो हु बाई को जोर से धक्का देता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे और नुकसान पहुंचा सके, शर्ली वहाँ आ जाती है और अपनी शक्तियों से उस दानव को शांत कर देती है। दानव तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शर्ली अपनी शक्तियों का उपयोग करके बेहोश पड़े हु बाई के शरीर को हवा में उठाती है और उसे ताबूत के अंदर रख देती है। फिर वो ताबूत बंद करके वहाँ से चली जाती है। उधर शहर में और भी दानव पहुंच चुके होते हैं। टीम इमारतों की ऊपरी मंजिलों में छिपकर दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर चलाने लगती है। वे कुछ दानवों को मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर दानव हमलों से बच जाते हैं और इमारतों पर चढ़कर उन तक पहुंचने लगते हैं। वे खुद को एक पुतले की तरह दिखाकर पकड़े जाने से बच जाती है। फिर वो भागकर एक बस में छिप जाती है, जहाँ वांग काइशुआन भी मौजूद होता है। दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बाई ताबूत के अंदर जागता है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके शरीर के घाव अविश्वसनीय तेजी से भरने लगते हैं। तभी उसके सामने मिस्टर वांग की आत्मा प्रकट होती है। वे उसे बताते हैं कि ये ताबूत राजकुमार को दोबारा जीवित करने में मदद करेगा। अचानक हु बाई खुद को अंधेरे में गिरता हुआ पाता है और अगले ही पल वो टावर के सामने खड़ा होता है। वहाँ उसे आखिरकार पता चलता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ था। जिस विशाल जीव ने उसे पकड़ा था, वो उसे वापस गुफा में ले गया था और उस पवित्र आग में डाल दिया था। उस आग ने उसके शरीर को बदल दिया और उसे दानव रानी की आत्मा के लिए उपयुक्त बना दिया। अब शर्ली दानवों को नियंत्रित कर रही होती है और पूरे शहर में उन्हें छोड़ रही होती है। जब वो जीव वहाँ से चला जाता है, तब हु बाई टावर के पास जाकर रानी की आत्मा से बात करता है। उसे पता चलता है कि यांग पिंग भी उसी वंश की संतान थी, इसलिए वो भी टावर का दरवाजा खोल सकती थी। दानव रानी अपना शरीर छोड़ने से इनकार कर देती है और कहती है कि अगर उसे मारा गया तो यांग पिंग भी मर जाएगी। हु बाई कसम खाता है कि वह कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा। रानी को ये बात मजेदार लगती है
और वो उसे वापस शहर भेज देती है। जब हु बाई उस दानव को बस पर हमला करते देखता है तो वो तुरंत गोली चलाकर अपने दोस्तों को बचा लेता है, लेकिन वो चेन डोंग की मदद नहीं कर पाता जो एक इमारत की छत के किनारे लटका हुआ होता है। दानव लगातार उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन शर्ली को हु बाई की जरूरत होती है ताकि वो टावर का दरवाजा खुलवा सके, इसलिए वो उसकी रक्षा के लिए बीच में आ जाती है और एक कार उठाकर दानवों की ओर फेंक देती है। लेकिन तभी हु बाई शर्ली की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि उसे यांग पिंग कभी वापस नहीं मिलेगी। वो शर्ली पर लगातार 3 गोलियां चला देता है। जैसे ही गोलियां लगती हैं, सारे दानव धूल में बदलने लगते हैं और टावर टूटने लगता है। शर्ली ये स्वीकार करती है कि हु बाई ही अकेला इंसान है जो उसे मार सकता है। बेहोश होने से पहले वो उसे चूमती है और फिर वापस यांग पिंग के रूप में बदल जाती है। हु बाई उसकी मौत पर रोने लगता है, लेकिन तभी यांग पिंग अचानक बोलती है और कहती है कि वो उसे एक बार फिर देखकर बहुत खुश है। हु बाई तुरंत उसका शरीर उठाता है और उसे राजकुमार के ताबूत तक ले जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वह उसे बचा सके। वो उसके साथ ताबूत के अंदर लेट जाता है और जैसे ही वो अपना माथा उसके माथे से छूता है, उसे उसकी यादों का एक दृश्य दिखाई देने लगता है। यांग पिंग के पास बचपन से ही शक्तियां थी, जिनमें मरे हुए जीवों को दोबारा जीवित करने की क्षमता भी शामिल थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना किया था। फिर एक दिन उसने अपनी माँ को नीली आग में जलते हुए देखा। तभी उसे समझ आया कि उसकी माँ उन दानवों की वंशज थी जिन्होंने इंसानों का रूप धारण कर लिया था और सामान्य लोगों से विवाह कर लिया था। इसी वजह से प्रोफेसर यांग पूरी जिंदगी उस टावर पर रिसर्च करते रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो अपनी बेटी को उस किस्मत से बचा पाएंगे जो उसका इंतजार कर रही थी। उसे ये भी पता चलता है कि गुफा में गिरने के बाद वे लोग केवल इसलिए बच पाए थे क्योंकि यांग पिंग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी को दोबारा जीवित कर दिया था। यादों का संबंध खत्म होने से पहले यांग पिंग हु बाई से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर वो उससे अपने पिता की तलाश कभी न छोड़ने की विनती करती है। हु बाई उसकी इस आखिरी इच्छा का सम्मान करता है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ ऊंटों पर रेगिस्तान छोड़ देता है और प्रोफेसर यांग की तलाश जारी रखने निकल पड़ता है। दूर कहीं एक विशाल दानवीय जीव उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। यहीं पर क्रॉनिकल्स ऑफ द गोस्टली ट्राइब की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।